तब्दीली लाजमन आएगी, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, इसीलिए हम अशरफुल मखलूक़ात में हमारा शुमार होता है। तो वो अक्ल जब आप इन बातों को सुनेगी तो साफ ज़ाहिर है वो लाजमी बात है कि चार्ज होगी, और आप इन बातों को अगर समझ गए तो आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीली ला सकते हैं, और वो तब्दीली आपको कामयाबियों की तरफ ले जा सकती है। नेपोलियन हिल ने सबसे पहले 1937 के अंदर ये किताब पब्लिश हुई थी, उससे 25 साल पहले जो है एंड्रयू कार्नेगी, जो उस वक्त अमेरिका के सबसे रिचेस्ट और सबसे कामयाब पर्सनैलिटी थे, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की इंटरव्यू करने के लिए। जब वो एंड्रयू कार्नेगी से मिले तो तकरीबन 3 घंटे का वो इंटरव्यू था, लेकिन वो 3 दिन मुलाकात चलती रही, और इतनी वो इंटरेस्टिंग होती गई कि उसकी इंटरेस्टिंग का यहाँ से भी पता चल सकता है कि 3 घंटे की मुलाकात 3 दिन में तब्दील हो गई। जब इंटरव्यू नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी का कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद कार्नेगी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैंने जिस तरीके से कामयाबी हासिल की और वो जो राज है, वो सीक्रेट है, वो मैं लोगों तक ना पहुँचाऊँ बल्कि अपने साथ कब्र में लेके उतर जाऊँ। ये एक बड़ी बात होती है कि जो बंदा बड़ा बंदा होता है, दरअसल वो बड़ा बंदा तब होता है जब वो दूसरों को भी बड़ा आदमी या कामयाब करने के लिए दूसरों को भी उसमें हिस्सा डालता है, उनको भी उन चीज़ों के मुतालिक बताता है, उनको भी वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है जिनकी बदौलत वो खुद कामयाब हुआ। और एंड्रयू कार्नेगी का यही फ़लसफ़ा था। उसने इसी फ़िलॉसफ़ी को सामने रख के नेपोलियन हिल को कहा कि आपने मेरा तो इंटरव्यू कर लिया है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी की तकरीबन आपको सारी स्ट्रगल जो है वो बता दी है। एंड्रयू कार्नेगी के मुतालिक में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ था, ज़ीरो से इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की, जो स्ट्रगल की, और फिर वो अमेरिका जैसे मुल्क में, जो कि एक बहुत बड़ा मुल्क है और जिसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है, वहाँ के रिचेस्ट और सबसे कामयाब शख्स जो है उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो उसके पीछे पूरी स्ट्रगल क्या थी, उसी के लिए नेपोलियन हिल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और नेपोलियन हिल को साथ कहा कि मैं आपको लेटर पैड के ऊपर उन 500 आदमियों का नाम, उस वक्त के उन लोगों का नाम और उनकी परमिशन दिलवा के दूंगा जो उस वक्त अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब थे। तो आप उनका भी इंटरव्यू करें, उनकी भी स्टोरी सुने कि उन्होंने ये जो जर्नी है ये कैसे इसको पूरा किया, ये जर्नी जो सक्सेस का है इसमें उन्होंने कैसे स्ट्रगल की, क्या किया कि वो आज इस मुकाम पर हैं, ताकि ये सारे लोगों की जो फ़िलासफ़ी है, सारे लोगों के जो सीक्रेट्स हैं वो आप इकट्ठे करें, और आप एक सहाफ़ी हैं तो आप उनको एक किताबी शक्ल दें, ताकि आने वाली जो नस्ल है, जो बाकी दुनिया के लोग हैं, वो इन सीक्रेट्स को समझें, इन स्ट्रगल को समझें, और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, ताकि जो ग्रोथ है, जो लोगों के अंदर बाज़ औक़ात एबिलिटीज़ होती हैं, काबिलियत होती है, लेकिन एक मुनासिब प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से या मुनासिब डायरेक्शन ना मिलने की वजह से वो उस काबिलियत को या उस अहलियत को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। ये इसकी फ़िलासफ़ी थी कार्नेगी की। जिसके बाद नेपोलियन हिल ने 500 क्या बल्कि उसने तो कई हज़ार लोगों के इंटरव्यूज़ किए, और उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई, उसने बाकायदा एक रिसर्च की, 20 से 25 साल लगाए उस रिसर्च पे, उसके बाद ये बुक शाया हुई है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ लें। इस किताब के अंदर कार्नेगी ने फिर 13 प्रिंसिपल जो हैं वो दिए कि किसी भी शख्स को अगर किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, किसी भी फील्ड में टॉप पर जाना है, किसी भी फील्ड में उसने सक्सेस जो है वो हासिल करनी है, तो उसको इन 13 प्रिंसिपल्स को पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। जब तक वो इन 13 प्रिंसिपल्स को अगर वो समझ जाता है, इनकी मिथ को समझ जाता है, इनकी फ़िलॉसफ़ी को समझ जाता है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो कामयाबी हासिल ना करे। उसमें सबसे पहले नंबर पर क्या फ़िलॉसफ़ी थी उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ थी वो थी बर्निंग डिज़ायर, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फ़िलॉसफ़ी। मैं पहले थोड़ा सा उन पॉइंट्स को समराइज़ करूँगा, फिर उस बुक के अंदर, चूँकि मैं सारी बुक, चूँकि एक बड़ी बुक है, इसको अगर आपने रीड करना है तो ज़रूर रीड कीजिए। तो आप इसको रीड करेंगे तो उम्मीद है आप इसको ख़त्म करके ही इसकी जान छोड़ेंगे, और इससे जो लर्न करेंगे अगर उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंट ये ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ लिया बुक, खुश हो गए, क्या बात है, क्या बात है यार, बुक के अंदर तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई, मुझे तो हिला दिया है, लेकिन जब तक आपने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, और फिर वो कंसिस्टेंसी शो ना की इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो हो सकता है फिर ये किताब सिर्फ आपके लिए एक सबक साबित हो, जबकि उसकी आउटपुट आप हासिल ना कर सके। लेकिन जो समझदार होता है, जिसने कामयाब होना है, वो उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा, और इम्प्लीमेंट होने के बाद जो उसको मसाइल आएंगे उनसे भी वो लड़ेगा, और फिर बिलाखिर वो कामयाबी हासिल कर लेगा। तो बर्निंग डिज़ायर क्या है? अच्छा, इसमें ज़रा नाज़रीन एक डिफरेंस समझिएगा। एक होती है ख्वाहिश और एक होती है बर्निंग डिज़ायर। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
मिसाल के तौर पे आजकल ये जो दौर है, मैं आजकल के दौर के वाले से बात करूँगा, हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा मतलब कि घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, मुआशरे के अंदर उसका बड़ा एक स्टेटस हो, नाम हो। ये ख्वाहिशात हैं। जैसे कि एक बंदा अगर उसको फॉर एग्जांपल रूटीन में बाज़ लोगों को गाड़ियों का शौक़ होता है, जबकि वो एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग कर रहे होते, गाड़ी ले नहीं सकते, लेकिन उसको एक शौक़ है। अब वो देखता है बाहर कोई गाड़ी अच्छी, तो उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है, काश ये गाड़ी मुझे मिल जाए। अब ये जस्ट ख्वाहिश है, ये कोई बर्निंग डिज़ायर नहीं है। मतलब अगर उसकी वो ख्वाहिश पैदा हुई और एक दफ़ा बस वो पैदा हुई, लेकिन उसकी वर्किंग के अंदर उस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोई लाया अमल नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई वर्किंग नज़र नहीं आ रही, कोई उस ख्वाहिश को वो पूरा करने के लिए वर्कआउट नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दिमाग में या उसके ज़ाहरी तौर पर एक चीज़ उसके अंदर आपको नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ दाखिल नहीं। बर्निंग डिज़ायर क्या होती है? बर्निंग डिज़ायर जो होती है वो आपके जिस्म के रूह का हिस्सा बन जाती है। आपकी नसों के अंदर वो डिज़ायर दौड़ती है लहू की तरह। मतलब ये कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब इसमें भी दो बातें आगे। देखिए, अगर मेरी ख्वाहिश है कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो उसको पूरा करने के एक पॉजिटिव वे, एक नेगेटिव वे, ये भी हो सकता है ना। पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी ख्वाहिश हो और मैं उसको पूरा करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूँ, क्योंकि अक्सर लोगों में इतना जिगरा नहीं होता। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और बहुत ज़्यादा वर्किंग चाहिए, जिसके हम जिक्र करने लगे हैं अभी। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि बाज़ लोग उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। जो शॉर्टकट ढूंढता है उसमें फिर वो नेगेटिव वेज भी यूज़ करता है। जब बंदा नेगेटिव मीन्स के ज़रिए, नेगेटिव वेज के ज़रिए कोई भी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता है, तो बेसिकली वो कामयाबी अगर मिल भी जाए तो वो कामयाबी नहीं होती, वो नाकामी ही होती है। तो याद रखें, इसका सबसे बड़ा जो इस बुक का आप सीक्रेट कह लें, फ़िलासफ़ी कह लें, वो ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गेट अ सक्सेस इन रियल सेंस। कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फिर क्या है? तो पहले तो है कि अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर पैदा होगी और आपने कोई फील्ड चूज़ कर ली है, कोई भी गोल सेट कर लिया है कि मैंने ये काम करना है, मैंने इस फील्ड में जाना है। अब इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके अंदर उस फील्ड में जाने की अहलियत हो, काबिलियत हो, ये ज़रूरी है। आपके अंदर अहलियत है, काबिलियत है और आपने एक गोल सेट कर लिया है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये काम करना है, मैंने अमेज़ॉन पे बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैंने प्रॉपर्टी का काम करना है, मैंने कोई और बिज़नेस करना है, या मैंने डॉक्टर बनना है। कोई भी आपने गोल सेट कर लिया है, कोई भी गोल सेट कर लिया है, लेकिन वो गोल आपकी बर्निंग डिज़ायर बनेगा तो आप उसकी तरफ सफ़र शुरू कर देंगे। जब वो बर्निंग डिज़ायर बनता है तो फिर वो डेली आपके दिमाग में हलचल मचाई रखता है, वो डेली आपके अंदर रहता है। उसके लिए मुसन्नफ़ ये कहता है, मतलब उसने जो रिसर्च की, कि उस बर्निंग डिज़ायर को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ पे ज़रा फ़र्क समझिएगा नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। एक हमारा होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर रहे होते हैं, ये कप्तान होता है बेसिकली। सब कॉन्शियस जो माइंड होता है वो उसके अंडर काम कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने गाड़ी चलाना सीखना है, तो मैं अपने कॉन्शियस माइंड से सारा काम कर रहा हूँ। अब ब्रेक, जो उसकी रेस है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, मतलब उसका जो क्लच है, उसके ऊपर मैं जब पाँव रखूँगा, ब्रेक पे लगाऊँगा, तो मैं बड़ा सोच समझ के कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी सीखते हैं, मोटरसाइकिल सीखते हैं, क्योंकि हर बंदा बाइक तो चलाता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ अरसे के बाद क्या होता है, जब आप डेली वो काम करते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे, तो एक वक्त आता है कि आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता। आप ऑटोमेटिकली, जो ही कोई चीज़ आती है, ब्रेक लग रही होती है, ऑटोमेटिकली जो आपकी रेस चल रही होती है, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो क्लच दबा देते हैं आप ऑटोमेटिकली। यानी कि जब कोई चीज़ आपकी बर्निंग डिज़ायर बन जाती है, तो उसको हासिल करने के लिए आपकी पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अचीव करने के लिए मूव हो रही होती है, काम कर रही होती है। आपको खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता, भाई तूने तो ये सोचा था, ओ भाई ये कर, नहीं। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है तो वो डिज़ायर आपकी जस्ट एक ख्वाहिश है, वो आपकी बर्निंग डिज़ायर नहीं है। और आपकी कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज़, ऑथर ये कहता है कि मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए उनमें एक चीज़ ये कॉमन थी कि वो लोग ज़ीरो से पीक पर गए, लेकिन वो तभी गए जब उनके अंदर वो चीज़ जिनको उन्होंने हासिल किया वो बर्निंग डिज़ायर बन के उनके अंदर शामिल हुई। अगर आपको यकीन ना आए तो आप इस बुक को पढ़ लीजिए। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जो उन्होंने इसमें एक दो बंदों की स्टोरी शेयर की है इस बुक के अंदर, कि एक
अमेरिका का एक थॉमस एडिसन का आपने नाम सुना उस वक्त, जिन्होंने ये बल्ब ईजाद किया जिसकी रोशनी में आज मैं आपके सामने वीडियो भी बना रहा हूँ। तो थॉमस एडिसन, उस दौर में अमेरिका में एक आदमी था बर्न्स, उसने ये अपना एक गोल सेट किया, बर्निंग डिज़ायर सेट किया आप कह लें, कि मैंने एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना है। अब ज़रा कंपेयर कीजिएगा नाज़रीन, बर्न जो है यूँ समझें कि वो एक आम से इलाके का एक आम सा बंदा है मेरी तरह का, और एडिसन उस वक्त अमेरिका का एक टॉप का आदमी है। जैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका का आज कोई कॉमन मैन, बिल्कुल आम सा आदमी कहे कि मैंने बिल गेट या एलन मस्क का पार्टनर बनना है, बिल्कुल ऐसे। अब देखें ज़रा, मैच ही नहीं हो रहा। अगर वो आम बंदे के सामने कहे ना जी मैंने भाई फैसला कर लिया है कि मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा, अब उसके गांव के या मोहल्ले के जो लोग होंगे वो उस पर हंसेंगे, कहेंगे ओ भाई कोई अक्ल को हाथ मार, कहाँ तू कहाँ वो, कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान। लेकिन उसने, अच्छा अब ये जो बर्निंग डिज़ायर है ये नहीं कि मुंह उठा के बंदा बना ले, उसको पहले अपने अंदर से इसका यकीन होना चाहिए। ये दूसरी बात है जो ऑथर ने कहा कि कोई भी चीज़ बर्निंग डिज़ायर तब बनती है जब उसको हासिल कर लेने का आपके अंदर यकीन पुख्ता हो, यकीन मुहकम। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर आपके अंदर यकीन मुहकम हो तो अमले पहम होता है, फिर आप उस पर अमल पूरा करते हैं तो फिर हर किस्म की जंजीरें टूट जाती हैं। बज़ाहिर हर इम्पॉसिबल आने वाली चीज़ ऑटोमेटिकली पॉसिबल होती जाती है, लेकिन उसके लिए आपको उस चीज़ को हासिल करने का पुख्ता यकीन हो, अहलियत हो, काबिलियत हो। और अहलियत और काबिलियत के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों में खूबियाँ दी हुई हैं, और उसके बाद उसके अंदर वो चीज़ बर्निंग डिज़ायर के तौर पे मौजूद है। तो बर्न्स के अंदर ऐसे ही था। बहरहाल उसके पास पहुंचने के लिए किराया तक नहीं था, उसके शहर में पहुंचने के लिए एडिसन के। बहरहाल जैसे तैसे भी है वो स्ट्रगल करके एडिसन के जो है वो वहाँ पे पहुँच गया। उसकी लेबॉर्ट्री के अंदर वो बल्कि पेश हुआ, उसने मतलब कहा कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, या किसी भी तरीके से उसका एडिसन से इंटरव्यू हुआ, और उसने एडिसन को क्या कहा कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। इमेजिन करें। तो एडिसन ने उसको देखा। अब चूँकि जो एडिसन है वो भी स्ट्रगल करके आया हुआ था, वो भी कोई सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुआ था। तो उसने जब उसको देखा बर्न्स को, तो उसने उसको स्कैन कर लिया। स्कैन का मतलब ये, वो समझ गया कि इसकी आंखों में कामयाबी की चमक उसको नज़र आ गई। उसने कहा ठीक है भाई, उसने उसको ये नहीं कि पार्टनर बना लिया, लेकिन उसने उसको ये नहीं कहा और चलो भाई तू कौन मैं कौन, तेरी अकल काम कर रही है, जैसे हम आम लोग करते हैं। कोई बंदा अगर मैं कहीं पे कोई कामयाबी हासिल कर लूँ, मेरे पास कोई आम सा बंदा है जी मैंने भी ये काम करना और आपके साथ करना है, तो मैं शायद उसके साथ सलाम भी ना लूँ, मैं उससे मिलूँ तक ना। जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो जिसके अंदर देखते हैं ना कि इसके अंदर भी बड़ा बनने की ख्वाहिश है और वाकई इसके अंदर असल में वो ख्वाहिश है, वो उसकी हेल्प करते हैं। ऐसा करना चाहिए। ये भी इस बुक का एक सबक है कि आपके पास अगर कोई पावर है, आपके पास कोई एबिलिटी है, आपके पास कोई चीज़ है जो ताकत है, अगर कोई और उसको हासिल करना चाहता है और वो भी इसको इस्तेमाल करके ऊपर आना चाहता है, खुदा के लिए इसको शेयर करे, दूसरों की हेल्प करे। तो उसने उसको पहले तो ये नहीं कि आते ही पार्टनर बना लिया, क्योंकि स्ट्रगल होती है हर चीज़ की कामयाबी के लिए। उसने वहाँ पे लैब में उसको काम दे दिया, एक छोटे से मतलब के काम के लिए रख लिए। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बर्न वहाँ पे काम करने लग गया। अब बर्न्स जो है वो वहाँ पे काम कर रहा था, और वो जिस काम के लिए आया था वो नहीं कर रहा था, लेकिन वो एडिसन तक पहुँच गया था। ऐसा करना उसके लिए ज़रूर था। अभी ये स्ट्रगल का हिस्सा है। वो एक थोड़े बहुत उसको पैसे मिलते थे, गुजर बसर होती, टाइम गुजर रहा था। अब इस दौरान साहब ज़रा फिर मायूसी भी आती है इंसान के ऊपर, यार मैं जो मकसद लेके आया वो शायद वो पता नहीं पूरा हो गया ना हो। एडिसन ने मेरी बात को पता नहीं समझा, ये नहीं समझा, शायद उसने मेरा दिल रखने के लिए कहा है कि चल यार इसको यहीं पे छोटी मोटी नौकरी दे दूँ कि अपने काम लगा रहे। लेकिन वो उसने क्विट नहीं किया। जो विनर होता है ना सर, वो कभी क्विट नहीं करता, और जो क्विट करता है ना जी, वो कभी विन नहीं करता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अगर हम इस पर अमल करें। बहरहाल उसने क्विट नहीं किया, वो लगा रहा। इस दौरान एडिसन ने उस दौरान एक मशीन बनाई, एक डिक्टेशन मशीन थी, उस एडिफोन के नाम से उसको जाना गया बाद में। उसके जो मार्केटिंग के लोग थे उन्होंने कहा कि सर ये जो मशीन है, हमें ये लगता है कि ये मशीन सेल नहीं होगी, इनमें लोगों की कोई, हमें इसको अट्रैक्शन कोई नज़र नहीं आ रही। तो ये एक मौका था जो बर्न्स ने पिक किया। बर्न्स ने कहा कि यही वो मौका था जिसकी मुझे तलाश थी। उसने कहा कि मुझे मौका दिया जाए, मैं इस मशीन को मार्केट करूँगा और सेल करूँगा। बाकी लोगों ने जो उसके साथ काम कर रहे थे, हालांकि वो मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार ये बेवकूफ़ है, चले इसको दें। तो बहरहाल
एडिसन ने भी इसको अलाउ कर दिया, उसने वो जो ही सेल करना शुरू की अच्छी खासी, उसने मार्केट कर ली, उसको सेल करना शुरू कर दिया, वो अपने काम में कामयाब हो गया। तो यहाँ से एडिसन ने उसी बंदे के साथ, बर्न्स के साथ एक मुआहदा किया। अब सोचें, अब ये पार्टनरशिप हो रही है, एडिसन और बर्न्स, दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है। एडिसन ने बर्न्स को पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर उसी मशीन को मार्केट और सेल करने का जो है उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे बात समझिए, इस बुक में लिखा गया है कि किस्मत जो होती है, कुदरत आपको मौके देती है, चांसेस देती है ग्रो करने के, आगे बढ़ने के, लेकिन वो कोई क्लियर ऐसे वॉल पे लिखे हुए नहीं होते कि कोई बंदा है मौका है जी मैं मौका हूँ यूज़ मी, नहीं, उसको आपने जज करना होता है, अपनी अक्ल को यूज़ करके उस मौके से फ़ायदा उठाना होता है और फिर उस मौके को यूज़ करके ग्रो करना होता है। अब ये मौके बार वो कहता है, इस बुक में मुसन्नफ़ कहता है कि पिछले दरवाजे से एंटर होते हैं, आप अगले दरवाजे से देख रहे होते हैं। जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बंदा कह रहे यार वो टाउन बना था, तो मैं उसकी इनॉग्रेशन में गया था, जब इफ्तिताह हुआ था तो उस वक्त 2-2.5 लाख रुपये मरला था, तो मौका था, मुझे पता भी चल गया था कि ये शायद ये आगे बहुत ज़्यादा कामयाब हो, लेकिन बस मैंने कहा कि दफ़ा करो। और उसी में शायद कोई उसका दोस्त भी होगा जिसने ले लिया होगा और कुछ अरसे के बाद उसने उससे कई गुना मुनाफा भी कमाया होगा। मसला क्या है यहाँ पे, ये सबक देता है मुसन्नफ़ कि मौका तो पहले मौके के इंतज़ार में हो, फिर मौके से वही फ़ायदा उठाता है जिसको मौके से फ़ायदा उठाने का हुनर आता हो। हुनर किसके अंदर आता है? जिसको उस चीज़ को के लिए वो कोशिश कर रहा हो, रात दिन एक कर रहा हो, ऐसे ही मौके से कोई फ़ायदा नहीं उठाता। बहरहाल यहाँ पे इस स्टोरी का उसने मकसद ये था कि बर्न्स जो है उसने फिर उसको सेल किया, उसने उस वक्त $1 मिलियन कमाए जो कि आजकल तो $1 बिलियन बन जाएंगे, और उसने कामयाबी हासिल की। ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अच्छा, इसी से रिलेटेड मतलब इस स्टोरी में 2-3 बातें हैं जो इस बुक का हिस्सा भी हैं कि बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, और वो बर्निंग डिज़ायर आपकी सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो, ऑटो सजेशन आप देते रहें, आप सुबह उठें, दोपहर, शाम, आपके अंदर उसकी रिकॉलिंग होती रहे। ये ना हो कि वो ख्वाहिश ही बन के रहे, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो वाली बात ना हो, बल्कि क्या हो कि है अमल लाजिम तकमीले तमन्ना के लिए, वरना सिर्फ रंगीन ख्यालात से क्या होता है। अच्छा जी, उसमें फिर अगला एक सबक जो देता है आथर, ये कहता है कि मैंने जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया उन्होंने कहा कि कोई भी बर्निंग डिज़ायर को मतलब कि पूरा करने के लिए, जब भी आप कोई गोल सेट कर लेते हैं, फिर उसको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। 2 किस्म का नॉलेज होता है, ऑथर कहता है 2 किस्म का नॉलेज। जब लोगों ने इंटरव्यूज़ किया तो उन्होंने कहा एक होता है जनरल नॉलेज, एक होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मिसाल के तौर पे मुझे वेट कम करना है तो मैं उसका कोई ऑडियो वीडियो देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ जी क्या क्या तरीका है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, मैं अपने तौर पे इसको अप्लाई करता हूँ, मुझे उसका बाज़ तो कुछ रिज़ल्ट मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो ये एक मिक्सिंग सी है। जनरल नॉलेज जो होता है वो ओवरऑल होता है। अब आपका जो स्पेसिफिक गोल है, जो आप काम करना चाहते हैं, आप एक प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं, या आप अमेज़ॉन पे ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, या आप कोई भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ऑथर ये कहता है कि जितने भी लोगों ने कामयाबियां हासिल की, उन्होंने उससे रिलेटेड जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जो उस फील्ड से रिलेटेड सिर्फ नॉलेज है, उसको उन्होंने हासिल किया। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, नॉट जनरल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हासिल करें। हासिल कैसे करें? उसके तो बेशुमार आगे तरीके। उस दौर में तो खैर इतने तरीके नहीं थे, आजकल तो आपके पास ऑनलाइन भी मेथड, सोशल मीडिया मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोर्सेज करवाते हैं, ऐसे लोगों को हायर करें, ऐसे लोगों से मिलें जो उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंसड हैं, उनकी मिन्नत करें। जैसे बर्न्स कहाँ से कहाँ आया, उसने मतलब कि उस नॉलेज को हासिल करने के लिए जिस फील्ड का भी है, तो उस फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज जब तक आप हासिल नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को जब आप हासिल कर लेते हैं तो आपकी लर्निंग बेहतर हो रही है। अच्छा, जब लर्निंग बेहतर हो रही होती है, किसी चीज़ को आप जब समझ जाते हैं तो फिर आप उसको अप्लाई भी करते हैं, ये ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट ये है कि वो कहता है कि उसके बाद इमेजिनेशन बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी ऑथर कहता है कि जिन लोगों से मेरे मुलाकात, उनका 2 किस्म की इमेजिनेशन होती है, एक सिंथेटिक होती है, एक क्रिएटिव होती है। जैसे नॉलेज 2 किस्म का था। सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल, मैं कोई काम करना शुरू करता हूँ, मैंने कुछ सोचा जी मैंने कोई मेडिसिन का काम करना है, तो मैंने मेडिसिन के लोगों से मुलाकात की, काम को सीखा, कहीं पे लगा रहा मैं साल 6 महीने जो भी है, मैंने एक
स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन किया, अब मैंने उसको प्लान करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट मैं इकट्ठे डिस्कस करूँगा। वो कहते हैं जब आप प्लान करते तो आपका प्लान ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अच्छा, उस प्रॉपर प्लान के लिए जो आप इमेजिनेशन करेंगे, अपने दिमाग में एक स्केच बनाते हैं। एक तो होता है जो ऑलरेडी काम जिस तरीके से लोग कर रहे हैं टेक्निक्स यूज़ करके, आप ही उन्हीं टेक्निक्स को ले करके एक अपने काम का स्केच बनाए जो आपको लगे कि उन टेक्निक्स में आपने मुख्तलिफ लोगों की जो टेक्निक्स हैं उनको कॉपी किया है या उनको सीख लिया है, और आप एक नए तरीके से उसी टेक्निक को यूज़ करके थोड़ा ज़रा बेहतर कर देते हैं। ये है सिंथेटिक इमेजिनेशन। पहले से मौजूद टेक्निक्स, पहले से मौजूद नॉलेज को ले करके आप एक काम को करने की इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। एक है क्रिएटिव इमेजिनेशन, बिल्कुल एक नया ख्याल, बिल्कुल ही नया ख्याल। मिसाल के तौर पे कई साल पहले, मैं आज की जनरेशन से मतलब रिलेटेड बात करता हूँ, क्रीम, ये जो गाड़ी है, गाड़ियों का जो काम लोग रेंट पे करते हैं, ये ऊबर है, इसका ख्याल था, मतलब ये एक क्रिएटिव इमेजिनेशन के बिहाफ पे हुआ है। ऑनलाइन जो है ये सेल परचेज़ दराज पाकिस्तान में है, कितने साल हुए, पहले भी था ना। आजकल ज़मीन.com, जागीर.com, ये प्रॉपर्टी का काम, मतलब ये चीज़ें क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसमें ऑथर ये कहता है कि हालात जो वक्त की ज़रूरत होती है ना, उस ज़रूरत के मुताबिक आप कोई भी काम शुरू करें, यानी कि जो लोगों की ज़रूरत है उसके मुताबिक आप कोई काम शुरू कर देते हैं अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज़ करके। जब आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है और वो आप ऑटो सजेशन के तहत उसको डेली रिकॉल भी कर रहे हैं और वो आपके अंदर हर वक्त मौजूद है, तो ये चीज़ें फिर उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होती हैं। आपने बर्निंग डिज़ायर हुई, ऑटो सजेशन के साथ आप उसके साथ कनेक्ट रहे, आपका फेथ रहा, यकीन रहा, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग रही, आप उससे पीछे नहीं हटे, जगह जगह पे आपको मसाइल हुए, उसके बाद आपने उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन किया, उससे आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हुई, इनपुट अच्छा मिला, उसके बाद आपने उसको इमेजिनेशन में लेकर आए। उसमें आप सिंथेटिक इमेजिनेशन भी हो सकती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन भी हो सकती है, और फिर आपने एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के साथ, एक प्रॉपर प्लान के साथ उसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, जब आप अप्लाई करते, ज़रूरी नहीं है कि आपने पहली दफ़ा अप्लाई किया और सारा कुछ करने के बाद और आप यूँ कामयाब हो गए, नहीं। जितने भी कामयाब लोग हैं वो कहते हैं हमें नाकामियाँ ज़्यादा हुई हैं, नाकामियाँ हमें ज़्यादा मिली हैं, लेकिन उन्हीं नाकामियों की वजह से हम आज कामयाब हुए। इसीलिए तो कहते हैं जो नाकामी होती है ये कामयाबी की सीढ़ी होती है। आप अगर नाकामियों के डर से काम करना छोड़ दे, 2-3 किस्म के लोग होते। एक जो इस वजह से कोई काम नहीं करते कि यार मैंने तो इसमें नाकाम ही होना है, पहले उनका ज़हन बना होता है ये काम मैं कर नहीं सकता, भाई डर खौफ क्या लिया। दूसरे नंबर पे कुछ लोग जो काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो करने के बाद नाकाम होते हैं 2-4 दफ़ा, तो फिर वो नाकामी उनका हौसला पस्त कर देती है और वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, इसमें ऑथर ये कहता है कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, जितने भी लोग टॉप पर पहुँचे हैं, उन सब ने एक मुझे बात कही कि हमें उस वक्त कामयाबी मिली जब हम इतना ज़्यादा फेल हुए कि हमें ये लग रहा था कि हम शायद कामयाब नहीं हो सकते। जब इंसान ये सोच लेता ना कि अब उसकी कामयाबी मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कब, जब उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और वो बार बार फेल हुआ, लेकिन हर फेल होने से उसने कुछ सीखा और फिर मज़ीद कोशिश जारी रखी, तो कुदरत, कायनात उसको नाकाम नहीं करती। इस बुक का एक फ़िक्र है जो कि एक बड़ी इंडिया की एक मशहूर मूवी थी, उसका एक सेंटेंस बड़ा मशहूर है कि जब कोई आदमी दिल से किसी चीज़ को चाहने की ख्वाहिश करता है और उसको पाने की स्ट्रगल करता है, तो पूरी कायनात उसकी लिए कोशिश करती है। ये इस बुक का सेंटेंस है। और उसमें स्टोरी भी लिखी गई। उसने कहा कि इसमें डरवी एक अमेरिकन बहुत बड़ा सेल्स एजेंट था, टॉप का, मतलब कि उसने कहा कि उनके इलाकों में उस वक्त ना सोने की तलाश का बड़ा शोर था उन दिनों में। तो उसके अंकल को भी आया कि जी ठीक है, हम भी जो है ना वो वेस्ट में गए और एक जगह का पता किया। उन्होंने वहाँ पे डरवी और उसके अंकल जो है उन्होंने वहाँ पे खुदाई का काम शुरू किया। तो उनको कुछ देर के बाद लगे रहे तो वहाँ पे कुछ महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई मेटल है। अब उस मेटल को निकालने के लिए मशीनरी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उस वक्त जो है वो अपने गाँव या इलाके में जहाँ कर भी थे वहाँ पे वो वापस गए, वहाँ के अपने रिश्तेदारों को ये बात बताई। तो रिश्तेदारों के अंदर भी एक थोड़ा सा लालच तो होता ही है, और उस वक्त ये एक बात फैली भी हुई थी सोने का मिलने का जो मामला है। तो उन्होंने ये मिलजुल के पैसे डाले और वो मशीन ली और मशीन को जाके वहाँ पे यूटिलाइज़ किया। लगे रहे, लेकिन वो इतना अरसा लगे रहे, उनको कामयाबी ना हुई। यहाँ से उनको लगा कि शायद वो मिसलीड हुई, शायद सोना है ही नहीं। और उन्होंने वहाँ पे एक कबाड़ियों को वो चंद औने पौने डॉलर्स के एवज़ जो है वो मशीन को सेल कर दिया और वापस चले गए। अब वो जो कबाड़िया था
था तो वो कबाड़िया, लेकिन उसका दिमाग में कबाड़ नहीं था। उसने मतलब कहा कि यार ये मशीन तो मेरे पास है, तो उसने एक एक्सपर्ट को हायर किया, माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उसको कहा कि जी इसके नीचे कोई आप देखें ज़रा, चेक करेंगे क्या कोई सोने के मिलने का चांस है। तो उसने जब अपने मतलब के स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज़ किया उस इंजीनियर ने, क्योंकि वो एक्सपर्ट था, उसने कहा जी मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 फीट, जस्ट 3 फीट के फासले पे सोना मौजूद है। इमेजिन इस टॉपिक का जो है ना, वहाँ पे ये जो पैराग्राफ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है कि सोना 3 फीट की दूरी पर, यानी कि 3 फीट के बाद सोना मौजूद था। यानी कि जब बिल्कुल सक्सेस उनके करीब थे, वो उसको फेलियर को परमानेंट फेलियर समझ के वापस चले गए, और 3 फीट के बाद वो सोना निकला और वो कबाड़िया फिर कबाड़िया ना रहा, वो फिर मतलब कि मिलीनियर बन गया। तो ये बात जब डर्बी को पता चली तो वहाँ से वो कहता मैंने एक लेसन गेन किया कि ना का मतलब ना नहीं होता। जब ज़्यादा फेलियर मिल रहा हो तो फिर ज़्यादा स्ट्रगल करें, और फिर जब आप ज़्यादा फेलियर मिल रहा होता, जब ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते, फिर बड़ी कामयाबी मिलती है, छोटी नहीं मिलती। अच्छा, फिर उसने कहा एक और उसने इसमें मतलब डर्बी ने इसका वो जो एक स्टोरी है वो की, वो अपने अंकल के साथ जो है ना, वो क्योंकि उसके अंकल की अच्छी खासी ज़मीन थी, वो गंदम की जो है वो मील मशीन पे काम कर रहा था। अब ये ज़रा सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इस बुक के अंदर ये जो है वो वाक़या जो है वो लिखा गया। उसने कहा कि वो काम कर रहा था, तो वो उसका अंकल जो है डर्बी का, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला शख्स था। अब उसके इर्द गिर्द किसान जो है वो ज़मीनों पे काम करते थे। वो किसी एक किसान की बच्ची जो है वो आई, अभी वो जो उसका अंकल अपने काम में लगा हुआ था, उसको कहा कि जी अंकल मुझे जो है मेरी वालदा के जो है 0.50 कुछ मतलब मेरे एग्जैक्ट फिगर नहीं, कुछ सेंट उसने कहा जी वो मुझे दे दे मेरी माँ के। तो उसने ऐसे ही उसको देखो तो कहा चल दफ़ा जा, जैसे हम लोग आमतौर पे मतलब करते हैं कि चल चल कोई पैसे नहीं है, कोई सेंट नहीं। लड़की वहीं खड़ी रही। अब डर्बी देख रहा है। अब थोड़ी देर के बाद फिर उसके मतलब अंकल ने उस लड़की को देखा और कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं है कि जा दफ़ा हो जा, चली जा। तो लड़की ने कहा कि मुझे वो सेंट चाहिए, मेरी माँ के हैं। तो उसके अंकल ने कहा कि मैंने तुझे कहा दफ़ा हो जा, मुझे दोबारा नज़र ना। फिर वो अपने काम में लग गया कि अब चूँकि मैंने इसको डांट दिया, अच्छा खासा प्रेशर डाल दिया, अब ये यहाँ से कल्टी मार जाएगी। अब डर्बी देख रहा है सारा कुछ। डर्बी कह रहा है कि लड़की जो है वो अपनी जगह खड़ी है, मतलब वो टस से मस नहीं हुई, जबकि उसको पता भी है कि उसका अंकल कितना गुस्से वाला है और उसका एक रोब दबदबा भी है, लोग उससे डरते भी हैं। अब अंकल जो है उसने फिर उसको उठाई, वहाँ से स्टिक उठा के उसकी तरफ बढ़ा कि तुझे मेरा ख्याल ऐसे समझ नहीं आएगी। अब डर्बी कहता है जी मैं थोड़ा टेंस हो गया कि ये ना हो कि इस बच्ची जो है ये इसके हाथों, मेरे अंकल के हाथों मारी ना जाए, क्योंकि वो जितने गुस्से में था। अब वो जो ही उसका अंकल वो हथियार उठा के कोई स्टिक या जो भी सलाख थी उठा के जब उस लड़की की तरफ गया, तो वो लड़की एक आम किसान की बेटी 2 कदम आगे आ गई और उसकी आंखों में आंखें डाल के ऊंचे से उस लड़की ने कहा कि मुझे मेरी माँ के सेंट चाहिए, पैसे चाहिए। वो कहता है कि मैं, डर्बी कहता है कि मैंने अपने अंकल को देखा कि उसका अंकल वहीं पे रुक गया। उसका अंकल जो कि बहुत गुस्से वाला, बहुत ज़्यादा कोई अजीबोगरीब दिमाग का बंदा था, वो कहता वो उसने वो स्टिक फेंक दी और उसने जेब से वो सेंट निकाल के उस लड़की को दे दिया। इमेजिन, वंस अगेन इमेजिन प्लीज़। अब उस लड़की ने वो लिए और चुप करके चली गई। उसके बाद डर्बी कहता कि मैंने अपने अंकल को देखा कि वो एक थोड़ा सा दूर जाके टीले के ऊपर बैठ गया और आसमान को घूरना शुरू कर दिया। मतलब वो सोच रहा था कि ये हुआ क्या है। डर्बी कहता कि मुझको समझ नहीं लगी आखिर ये क्या स्कीम हुई है। आखिर ये कहता है नेपोलियन हिल की जब डर्बी से मुलाकात हुई तो कई साल बाद, मतलब जब उसने इंटरव्यू लिया उसका, तो डर्बी उसको उसी जगह पे लेके गया जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, ताकि वो ज़रा उसको इमेजिन करके उसको स्टोरी बताए सारे उस वाक़या का सारा हाल हवाल। तो यहाँ से उसने कहा कि डर्बी का मैंने ये लेसन लिया कि आपको जहाँ पे ये लग रहा होता है कि जहाँ यहाँ से तो कामयाबी मिलनी नहीं है, अब देखिए कंपैरिजन करें किसान की बच्ची और उसका अंकल जिसके पास वो सारी ज़मीन जायदाद, क्या लें आप यूँ कह लें कि एक आम सा बंदा और एक बहुत पैसे वाला बंदा, एक बहुत ही कमज़ोर और एक बहुत ही ताकतवर, और वो कमज़ोर बंदा उस ताकतवर के सामने खड़े हो जाए और उससे अपना हक ले। तो वो कहता है कि इसके बाद डर्बी कहता है मैं सेल्स इंश्योरेंस एजेंट बना और मैंने इस पॉइंट को कभी, एक तो वो पॉइंट जो सोने वाला था जो उसने वो गिव अप कर दिया था, क्विट कर दिया था, और एक ये, वो कहता है ये 2 सबक, ये 2 लाइनें कह लें, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और वो कहता है कि मैंने उन लोगों की इंश्योरेंस ज़्यादा की जिन्होंने मुझे इनकार ज़्यादा किया, यानी कि जो मेरी पहली बात पे कहते थे भाई हमने करवानी नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, कहता मेरे ज़हन में वही बच्ची आती थी। यानी कि अगर आपका यकीन
फेथ ऐसे मतलब कि पक्का हो, पुख्ता हो, यकीन मुहकम हो, तो अमले पहम हो, तो कट जाती हैं जंजीरें। अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था। यही इस बुक के अंदर उन लोगों की स्टोरी हमें बताती है। तो नाजरीन, यहाँ पे हम इसी बात को थोड़ा सा मज़ीद समाप्त करेंगे। कुछ और वाक़यात भी हैं जो मैं अगली वीडियो के अंदर इस बुक से रिलेटेड लेकर आऊँगा, जो इसमें उसने पेश किए। फिर वो ये कहते हैं कि जब आप मतलब कि एक चीज़, अब मैं इसको ज़रा उन पॉइंट्स को समअप करता हूँ ताकि रिवाइज़ भी करता हूँ, ताकि आप चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लें कि आपको जब भी कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, वो आपका गोल हो, स्पेसिफिक हो, और उस गोल को आप ऑटो सजेशन के ज़रिए, मतलब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए, आपको याद ना कराना पड़े, ऑटोमेटिकली आपका जहन हर वक्त उस चीज़ को हासिल करने के लिए वर्किंग कर रहा हो, आपकी बॉडी उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली मूव कर रही हो। फिर उसको हासिल करने के लिए आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करें, स्पेशलाइज्ड लोगों से, एक्सपर्ट लोगों की राय लें। अच्छा, एक्सपर्ट लोगों की जब आप राय लेंगे, उनका नॉलेज हासिल करेंगे, चाहे आपके लिए आपको उसको अपनी मैं मारनी पड़ेगी, तो आप जो सफ़र घंटों का है वो मिनटों में तय करेंगे, जो सालों का है वो महीनों में हासिल कर, वो सफ़र आप जो है वो तय कर लेंगे। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज की मिथ है। उसके बाद आप अपने काम के हवाले से पुख्ता यकीन के साथ उस पर डटे रहें। वो तभी आप डटे रहेंगे तो आप ये सारे काम करेंगे। जगह जगह पे आपको फेलियर मिलेंगे, जब फेलियर मिले तो ज़्यादा स्ट्रगल करें, फिर फेलियर मिले तो उससे ज़्यादा स्ट्रगल करें। कभी भी क्विट ना करें, बल्कि अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करें। आप देखिए, कहीं मेरे प्लान में तो कोई खामी नहीं है, कहीं मेरे नॉलेज में तो कोई खामी नहीं है जिसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। इन चीज़ों को रिकॉल करें, लेकिन कमिटेड रहें, पीछे मत हटें, आगे बढ़ते रहें। और फिर जो डिसीजन आप लें, कोई भी जब फैसला लें, तो वो कहता है कि जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें और एक जो कामयाब नहीं होते, मतलब कि जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करते, उनमें एक सबसे बड़ा फ़र्क डिसीजन का होता है। डिसीजन पावर, आपको मौके मिलेंगे, कुदरत आपको मौके देगी, उस वक्त आपके डिसीजंस होंगे जो आपको या तो बहुत आगे ले जाएंगे या आपको वही एक सर्कल में घुमाते रहेंगे। तो जो डिसीजन की पावर है, इसके हवाले से मैं एक वीडियो होगी जिसमें सिर्फ डिसीजन के ऊपर हम बात करेंगे कि डिसीजन जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कामयाब और नाकाम लोगों में। जो लोग कामयाबियाँ समेटते हैं और जो कामयाबियों को ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बनती, उनके अंदर सबसे बड़ा फ़र्क उनकी विल पावर, और विल पावर जब नहीं होती फिर उनके अंदर डिसीजन करने की और सही डिसीजन करने की सलाहियत नहीं होती। डिसीजन लेने की ताकत हो और सही डिसीजन लेने की ताकत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ये पॉइंट जो मैंने इससे पहले किए वो आप उनको जहन में रखें। जब आप डिसीजन ले लेते हैं, काम करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ चलते हैं, तो फिर आपके अंदर परसिस्टेंस होनी चाहिए। एक और ही बड़ा अहम पॉइंट है कंसिस्टेंसी। इसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो में बनाऊंगा। कंसिस्टेंसी के मुतालिक पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, सुने जितना सुन सकते हैं। आप जो भी काम शुरू करते हैं, आप जिस मर्जी की कामयाबी की दास्तान, अपने इर्द गिर्द में जो भी बंदा कामयाब आपको नज़र आता है, आप उसके पास चले जाए, वो आपको एक ही चीज़ उसकी ज़िंदगी में नज़र आएगी कि जिस काम को उसने सेलेक्ट किया, जिस काम में उसने तन मन धन लगाया, दिल जान से काम किया, फिर वो कंसिस्टेंट रहा, नाकामियों से घबराया नहीं, कंसिस्टेंट रहा। उसको फेलियर मिले लेकिन उनसे वो घबराया नहीं, उनको उसने प्लान को चेंज किया, बेहतर किया। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है, कोई भी काम है उसमें हम लोग नाकाम होने की एक बड़ी वजह क्या होती है? एक दिन हम एक चीज़ का प्लान बनाते हैं, कुछ नॉलेज भी हासिल कर लेते हैं, जब हम उसको शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको लेकर चलते नहीं हैं। क्यों? वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा नहीं बना होता। ऑटोमेटिकली जब सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ बन जाए तो ऑटो पे आ जाती है चीज़, फिर आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाती है। जब आप कंसिस्टेंसी ले आएंगे अपने काम के अंदर तो यकीनन कामयाब होंगे, नाकाम आप हो ही नहीं सकते। अच्छा, फिर लास्ट में एक बात जिस पे हम इसको ख़त्म करेंगे वो है मास्टरमाइंड। इसमें उसने ये कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज़ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब ये है कि आप लोग जब कोई बड़ा काम करना चाहते हैं कि अकेला आदमी जो होता है उसके अंदर सारी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, वो सारे काम अकेले नहीं कर सकता, तो अपने जैसे लोग, लाइक माइंडेड लोगों की टीम बनाए और टीम में जो अपने टीम मेट्स हैं, उसके साथी हैं, उनका पूरा ख्याल रखे। सिर्फ अपनी ज़ात को फोकस ना करे, अपने मफाद को फोकस ना करे। टीम मेट्स में एक तो आदमी भी मतलब लाइक माइंडेड होने चाहिए। उसमें उसने एग्जांपल भी दी है कि अगर उस टीम के अंदर एक ऐसा आदमी हो जो बहुत स्मार्ट है, काम उसको बड़ा अच्छा आ गया, लेकिन वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अपनी टीम मेंबर्स की, या उनको साथ लेके नहीं चल रहा, उसको फ़ौरन निकाल दे, उसको टीम का हिस्सा मत बनाए। क्यों? वो आपके मास्टरमाइंड को, यानी कि आपकी जो टीम वर्क है उसको ख़राब कर देगा। जो टीम वर्क है वो कामयाबियों को बेपनाह कामयाबी में तब्दील करने का एक रूल है। बेपनाह कामयाबी अगर हासिल करना चाहते हो तो जो भी आपकी टीम अगर आप बनाते हैं, कोई भी आप काम शुरू करते हैं, आपने अकेले तो नहीं करना, आपकी टीम भी होती है, तो उस टीम में आपके लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए और उनके अंदर फ्रीक्वेंसी उनकी मैच करे,
उनके अंदर मतलब कि जो काम उनके ज़िम्मे है वो उसको पूरी ज़िम्मेदारी से पूरा करे, तो मुमकिन नहीं है कि वो नाकाम हो। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा नाज़रीन कि ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, प्लीज़ इसको रीड करें। ये मास्टरपीस है। 25 साल लगे इसको लिखने में, इतने लोगों के इंटरव्यूज़ और इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद वो चीज़ें सामने पेश की गई। तो उन चीज़ों को फिर उनके आगे हकीकत है, वो कोई फ़लसफ़ा नहीं, वो कोई अफ़साना नहीं है, वो कोई स्टोरी नहीं है। ऐसी मतलब स्टोरी से मुराद कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, वो हकीकत में मबनी कहानियाँ हैं। और फिर उसको इस बुक के अंदर जो कुछ लिखा गया है, इसको जब लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई किया है, उसके बाद बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने कहा कि इस बुक को जब हमने वाकई अप्लाई किया है और इन चीज़ों को हमने जब यूज़ किया है तो वाकई हमारी ज़िंदगी के अंदर वो तब्दीली आई है जो नुमाया, जिसकी वजह से हम हुए और कामयाबी हासिल की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ख्याल रखना है अपना तो इस बुक को लाजमी पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।